हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बेसिक फिजिक्स तो आपने अच्छे से समझ लिया होगा। और जो भी बच्चे 12th पास कर चुके हैं उनको बेसिक फिजिक्स बहुत जल्दी आ गया होगा, क्विकली आ गया होगा। चलिए, बेसिक फिजिक्स के बाद में अब हम लोग ऑल्दो अभी कुछ चैप्टर्स बेसिक फिजिक्स के ही तरह हैं, मतलब फंडामेंटल पार्ट हैं। हम लोग मैकेनिक्स यहां से स्टार्ट करते हैं, ऑल्दो टेक्निकली मैकेनिक्स 1D से स्टार्ट होता है। पर हम लोग ये मानते हैं कि चलो भाई मैकेनिक्स स्टार्ट करते हैं। जो शुरुआत के चैप्टर्स होते हैं, यूनिट डायमेंशन, एरर, वेक्टर, स्केलर, दे आर ऑल्सो फंडामेंटल चैप्टर्स, वो भी बेसिक चैप्टर ही हैं। लेकिन हम लोग ये मान लेते हैं टेक्निकली कि भाई चलो यहां से मैकेनिक्स स्टार्ट होता है। मैकेनिक्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए, मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स का मतलब है आप रियल लाइफ से पूरी तरह से कनेक्ट कर सकते हैं पूरे मैकेनिक्स को, होल मैकेनिक्स। रियल लाइफ का मतलब आप कहीं पर किसी को फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, डोर खोल रहे हैं, डोर बंद कर रहे हैं, जो रियल लाइफ के होते हैं, जितने इवेंट होते हैं वो सब मैकेनिक्स से कनेक्ट हो सकते हैं। आप रनिंग कर रहे हैं, कोई गाड़ी चल रही है, दे ऑल आर मैकेनिकल इवेंट। मैकेनिकल इवेंट है, फोर्स है, वेलोसिटी है, किसी में एक्सेलरेशन है, टॉर्क है, कुछ ना कुछ आप जो भी करते रहते हैं वो सब में कहीं ना कहीं मैकेनिक्स इन्वॉल्व होता है। इवन जब हम सो रहे होते हैं तब भी मैकेनिक्स इन्वॉल्व होता है। और मैकेनिक्स के सारे कॉन्सेप्ट, चाहे आप गाड़ी हो, कोई भी गाड़ी हो, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, उसमें भी मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट लगते हैं। या आप घर पे कोई भी काम कर रहे हैं, किचन में कोई भी काम कर रहे हैं, वहां पर भी मतलब मैकेनिक्स क्या है, वो लाइफ का एक पार्ट हो गया, एसेंशियल पार्ट। वो हमने, चाहे हम मैकेनिक्स पढ़े हुए हों, अच्छे से ना पढ़े हुए हों, पर हम कहीं ना कहीं हर इवेंट को अपने मैकेनिक्स से कनेक्ट करते हैं। मैकेनिक्स में अभी फिलहाल ये जो फंडामेंटल पार्ट है वो हम लोग देखते हैं। मैकेनिक्स में वी आर गोइंग टू डील फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर 1, विच इज यूनिट्स एंड डायमेंशन। देखें, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ये चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है। अगर आप जेई मेंस की बात करें या जेई एडवांस की भी बात करें तो एक क्वेश्चन तो आपको मिलना ही मिलना है, ये बिल्कुल श्योर है। हाँ, ये जरूर कहेंगे क्योंकि बहुत आसान चैप्टर है, इसलिए वो क्वेश्चन ज्यादातर लोगों से हो जाता है। आइए देखते हैं चैप्टर 1, फंडामेंटल जो हमारा पार्ट है, यूनिट्स एंड डायमेंशन। यूनिट्स एंड डायमेंशन में आज हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे। डे 1 में कुछ कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो सबसे फंडामेंटल टर्म है फिजिक्स का, दैट इज यूनिट्स। यूनिट्स क्या होते हैं, देखें जरा यूनिट्स क्या होते हैं। टू मेजर और रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी वी नीड यूनिट्स। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है, नापना है, मापना है, उसके लिए हमको यूनिट्स की जरूरत होगी, हर हाल में होगी। अगर आपको कहीं पर ये सपोज आपने कहीं पर लिख दिया 10, ये क्या हो गया, 10 एक नंबर है। किसी को अगर आप 10 न्यूटन लिख दें तो फिर हो जाएगा यस, अब फिजिकल क्वांटिटी हो गई। अब इस 10 को फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करने के लिए क्या जरूरत पड़ा, न्यूटन का जरूरत पड़ा। न्यूटन की एक यूनिट है, फोर्स की यूनिट है। इसका मतलब है टू मेजर और रिप्रेजेंट, चाहे मेजर करना हो, रिप्रेजेंट करना हो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को। हालांकि हम ये नहीं कहेंगे कि सारे फिजिकल क्वांटिटी का कुछ ना कुछ यूनिट होता ही है। कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी भी होते हैं जिनका यूनिट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कोई यूनिट नहीं है। रिलेटिव डेंसिटी है, कोई यूनिट नहीं है। लेकिन मेजॉरिटी, मोर देन 99% जो फिजिकल क्वांटिटी होंगी, वी हैव रिक्वायर्ड, हमको जरूरत पड़ेगी किसकी, यूनिट की। एक्सेप्शन, although there are few physical quantities which do not need any unit like refractive index, relative density, या इसी को हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कह सकते हैं। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि बिना यूनिट के काम चल सकता है। यूनिट तो जरूरत है, क्योंकि मोर देन 99%, 99.9% इवन जहां पर यूनिट का रिक्वायरमेंट होगा। अगर हम लोग देखें फिजिकल कोई क्वांटिटी है, उसके पास क्या होगा। जैसे हम लोगों ने 10 न्यूटन लिखा तो इसके पास क्या है, एन है मींस न्यूमेरिकल वैल्यू, और यू है मींस यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी बिना ये दोनों के नहीं बन सकता, मींस न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ ना कुछ होना चाहिए और यूनिट कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के बिना नहीं बन सकता। न्यूमेरिकल वैल्यू भी 0 हो सकती है। भाई किसी का 0 मीटर पर सेकेंड, किसी का स्पीड पॉसिबल है या वेलोसिटी पॉसिबल है,
तो यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब यह है कि न्यूमेरिकल वैल्यू है इसके पास, भले ही वो वैल्यू 0 है, राइट। और ये उसका यूनिट हो गया सिंपली मीटर पर सेकेंड। सो इसका मतलब है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है, मेजर करना है, हमको जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल वैल्यू की और यूनिट की। यहां पर आप कह सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट दैट रिमेन्स कांस्टेंट, ऑलवेज, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें आपका या हमारा बॉडी का वेट है 75 केजी, तो जब तक हम कुछ चेंजेस नहीं करेंगे ये वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यहां 75 क्या हो गया, एन, और केजी क्या हो गया, यू, मींस एन और यू का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। और अगर कांस्टेंट है तो देखें आप, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू भी हो रहा है, एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू, या हम क्या कह सकते हैं N1U1 इक्वल्स टू N2U2। इसका मतलब यहां पर आप कह सकते हैं एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू को जरा देखें, यूनिट बड़ा होगा न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होगा, यूनिट छोटा होगा न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, अब आप देखें 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर, देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है, देख रहे हैं आप 1000, ये न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है पर उसका यूनिट छोटा है, मीटर एज कंपेयर टू किलोमीटर। यहां न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा है आप देखें और यूनिट बड़ा है, इसका मतलब थ्योरेटिकली हम कह सकते हैं एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू। हम लोग क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, यूनिट। और अगर आप ध्यान से देखें तो बड़ी छोटी क्लास में जो 9th 10th या उसके पहले भी हमको यूनिट के बारे में बताया जाता है। सो यहां पर हम लोग उसको कवर करते हुए चल रहे हैं। नाउ ये तो क्लियर हो गया सभी को, एन और यू का प्रोडक्ट कांस्टेंट है या एन इन, इस पे बेस भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं। स्ट्रेंज, आपको इसमें सरप्राइज होगा कि इस पे बेस न्यूमेरिकल बन सकते हैं। इवन जेईई मेंस में इस पे बेस न्यूमेरिकल आए हुए हैं। जो सबसे पहला रिजल्ट हम लोग देख रहे हैं इस पे बेस न्यूमेरिकल, आइए देखते हैं किस तरह के न्यूमेरिकल बनते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं यहां पर, इन ए पर्टिकुलर सिस्टम unit of length mass time, length mass time are chosen to be 10 centimeter, 10 ग्राम, 0.1 सेकेंड, मतलब लेंथ के लिए 10 सेंटीमीटर, मास 10 ग्राम और टाइम के लिए 0.1 सेकेंड। नाउ द यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम विल बी इक्विवेलेंट टू, इसमें फोर्स का यूनिट क्या होगा। अब देखें स्ट्रेंज टाइप का क्वेश्चन है, एक बार पढ़े उसको और फिर से सुने उसको क्या मतलब कह रहा है। मतलब ये है कि हम लेंथ वैसे एज यूजुअल जो मेजर करते हैं वो नहीं है, वो कह रहा है लेंथ को 10 सेंटीमीटर, मास को 10 ग्राम और टाइम को 0.1 सेकेंड पहले ही एज्यूम कर लिया। अब पहले ही एज्यूम कर लिया, फिर कह रहा है इस पर्टिकुलर सिस्टम में क्या होगा फोर्स का यूनिट। सबसे पहले देखें F इक्वल टू एम ए, वी ऑल नो m का क्या होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, m का केजी। अब यहां पर F में देखें जरा, केजी को क्या लिखना है आपको 10 ग्राम, मास को 10 ग्राम ले रहा था और मीटर को क्या लिखना है 10 सेंटीमीटर। टाइम जो था सेकेंड स्क्वायर, इसको क्या लिखना है 0.1 सेकेंड स्क्वायर। और अब हम इसको देखें यहां पर, इसको केजी में कन्वर्ट करें तो क्या होगा 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 केजी, और 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। और ये एज यूजुअल 0.1 सेकेंड वैसे ही रहेगा, इसको 10 पावर माइनस 1 लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर। यहां पर आप देखें वैल्यू आ जाती है 0.1 न्यूटन। क्वेश्चन बहुत सिली है, इसमें कोई डाउट नहीं, पर चीकी टाइप का क्वेश्चन है, कई बार पकड़ में नहीं आता लैंग्वेज से। तो आपको क्लियर हो गया, हमने एक पर्टिकुलर वैल्यूज जो दी थी उनके अकॉर्डिंग फोर्स देख लिया, 0.1 न्यूटन आ गया। सो ऑब्वियसली इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ए। हमने देख लिया एग्जांपल से, अभी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं यहां पर क्या है, डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम मालूम होगा, सेंटीमीटर, सीजीएस सिस्टम मालूम होगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में क्या गिवन है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इन सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, देखें ध्यान से, इसके बाद यूनिट ऑफ मास 100 ग्राम, वैल्यू ऑफ डेंसिटी क्या होगा। अब फिर से देखें, ये थोड़ा सा लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स होती है, इस तरह के क्वेश्चंस की लैंग्वेज में कभी डिफीट हो सकता है, अदरवाइज बहुत इजी है। आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले N1U1, देखें N1 क्या है 4 है, U1 क्या है ग्राम पर सेंटीमीटर, डेंसिटी का जो यूनिट होता है आप सबको मालूम होगा। एंड नाउ N2U2 इक्वल्स टू N1U1।
हमको कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले क्या गिवन N2U2 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इट मींस N2 इंटू देखें जरा 100 ग्राम, मास को लेना था 100 ग्राम, एंड देन सेंटीमीटर में क्या है 10 सेंटीमीटर क्यूब, विच इज इक्वल टू मतलब U2 जिस यूनिट में डिमांड की थी इक्वल टू 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इट मींस N2 आ जाता है 40। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका फ्रेंड? सी। इसका मीनिंग है यहां पर, अब देखिए लैंग्वेज से पकड़िए क्वेश्चन को, ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में होते हैं, मैं एग्री करूंगा इस बात से। तो यहां पर आपको क्लियर हो गया एक एप्लीकेशन जो एक फंडामेंटल रिजल्ट, बहुत फंडामेंटल रिजल्ट था उसके एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग। अब कुछ ऐसे हैं जो आपको आप में से ज्यादातर को मालूम होंगे, कुछ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट्स और उनके सिंबल्स देख लेते हैं। ये सभी को मालूम होगा क्योंकि ये जूनियर क्लास में आपने 7th 6th 7th 8th में पढ़ा होगा या फिर 9th में पढ़ा होगा। सो देखें सबसे पहले मास है, यूनिट केजी हो गया, ये यूजुअल यूनिट है। फिर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सो यहां पर इसका सिंबल क्या होगा? कैपिटल एम। लेंथ मीटर कैपिटल एल, टी टाइम सेकेंड में कैपिटल टी, टेम्परेचर इट इज समवेयर थीटा से मेजर करते हैं या कभी किसी बुक में के से भी दिखा देते हैं। के मींस केल्विन हो सकता है, के को केल्विन कहते हैं, बट उसका सिंबल थीटा या के दिखा देते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर होता है वैसे तो यूनिट यूजुअल, और इसको कैपिटल ए से या समटाइम्स आई से भी दिखाते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, किसी बुक्स में पर्टिकुलर बुक में ए से दिखाते हैं या आई से भी दिखाया जा सकता है, बोथ आर करेक्ट। सिमिलरली ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला सीडी से दिखाते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मींस जो ग्लोइंग एबिलिटी है किसी का, जो ग्लोइंग एबिलिटी है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया किसी भी ग्लोइंग ऑब्जेक्ट का किसी प्लेस पे मेजर करते हैं, दैट इज सिंपली कैंडेला। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये फिजिक्स में कम यूज होता है, रेयर यूज होता है, बट केमिस्ट्री में ज्यादा यूज होता है, दैट इज 7th वन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। इसको हम MOL या स्मॉल m से भी दिखा सकते हैं। ध्यान रखिएगा कैपिटल M से मास को डिनोट करना है, स्मॉल m से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि मोल में रिप्रेजेंट करना है। सो ये हमारे 7 फंडामेंटल यूनिट हो गए, आप सभी को बहुत छोटी क्लास में, इसलिए हमने इसको एक क्विक रिवीजन के लिए इसमें लिख लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं जब इससे भी काम नहीं चला तो कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट आए, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट आए, और ये 2 सप्लीमेंट्री यूनिट में पहला है एंगल। एंगल में आप देखें एंगल किससे बनता है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये दोनों लाइंस का जो इंक्लिनेशन होता है, सिंपल एंगल का मतलब क्या हो गया, इंक्लिनेशन ऑफ 2 लाइंस। तो इंक्लिनेशन कह सकते हैं झुकाव कितना हुआ, इंक्लिनेशन बिटवीन 2 लाइंस, जिसको हम लोग एंगल बोलते हैं, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये थीटा है, ये आर्क होता है, आप सबको मालूम होगा आर्क है, दिस वन इज रेडियस। सो सिंपल इसका देखें फॉर्मूला, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, यूनिट इन जनरल रेडियन लिखा जाता है। सो यूनिट इसका रेडियन होता है, और पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं, पाई का वैल्यू 3.14 होता है, सभी को मालूम होगा। सो पाई को वी कैन राइट इट इज एज 22/7, या फिर हम इसको 3.14 कह सकते हैं। एंड थीटा इक्वल्स टू S/R, ये एक फंडामेंटल एंगल के लिए हो गया। तो एंगल कैसे बनता है, कोई भी 2 लाइन कितने एंगल पर झुके हुए हैं एक दूसरे से, वो एंगल हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखें सप्लीमेंट्री यूनिट, सेकंड वन, इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल में क्या होता है, देखिए सॉलिड एंगल एक बेसिकली कोन टाइप का होता है। अगर आप देखें आइसक्रीम का कोन होता है, वहां पर ये कर्व्ड सरफेस से बनता है, लाइंस से नहीं बनता है, दिस इज नॉट बाय द लाइंस। ये जो सॉलिड एंगल बनेगा दैट विल बी विद कर्व्ड सरफेस, इसका मतलब कर्व्ड सरफेस ही इसको बनाते हैं। अब जैसे आप एंगल की बात करें, इन जनरल कंडीशन में जो एंगल की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 2 पाई जनरल, अब देखें 4 पाई 3 पाई भी हो सकता है, पर कोई लाइन ऐसे है और एक लाइन फिर ऐसे ही है, दोनों लाइंस ऐसे हैं, तो इनके बीच में एंगल क्या हो गया, इन दिस केस वी कैन से 0 डिग्री कह सकते हैं, राइट। पर ऐसे है तो कोई एंगल आ जाएगा, ऐसे फिर से कोई एंगल, ऐसे ऐसे एंगल इंक्रीज होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो जाएगा 2 पाई। ये थ्योरेटिकली हम नहीं कह रहे हैं, ये सिंपल जनरल कंडीशन में कह सकते हैं। बट बात आती है सॉलिड एंगल की, सॉलिड एंगल में इसका यूनिट होता है स्टे रेडियन। स्टे रेडियन इसका यूनिट होता है, और इसको हम इस टाइप से दिखा सकते हैं, जो ओम का सिंबल होता है उससे दिखा सकते हैं, पाई से दिखा सकते हैं, और होता क्या है एरिया बाई R²।
एरिया मीन्स जो भी पर्टिकुलर एरिया, जैसे फॉर एग्जांपल ये एरिया कवर कर रहा है, सो इस एरिया की बात करें डिवाइडेड बाय जो इसका रेडियस होगा आर स्क्वायर। अगर हम लोग इसका मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे तो फाई मैक्सिमम जनरल कंडीशन में, फिर से अब हम लोग देख रहे हैं, ऐसे याद रखिए, एक कर्व्ड सरफेस 2 पाई घूम सकता है मैक्सिमम जनरल कंडीशन में, दूसरा कर्व्ड सरफेस भी 2 पाई घूम सकता है, तो टोटल क्या हो गया ये 4 पाई। सो दैट इज फाई मैक्सिमम विच इज इक्वल टू 4 पाई। ये तो हो गया सॉलिड एंगल। इसके बाद हम लोग देखें डेराइव्ड यूनिट, मतलब सबसे पहले क्या देखे, ध्यान से देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोगों ने देखा फंडामेंटल यूनिट्स, 7 फंडामेंटल यूनिट्स थे, क्लियर थे सभी को। फिर उससे काम नहीं चला, 2 हमने सप्लीमेंट्री यूनिट बनाए। सप्लीमेंट्री यूनिट के अलावा, फंडामेंटल यूनिट के अलावा बाकी जितने यूनिट हैं वो सब क्या है, डेराइव्ड यूनिट, मतलब उन्हीं से डेराइव किए गए, उन्हीं से बनाए गए हैं, उन्हीं से प्रोड्यूस किए गए हैं। तो हम कह सकते हैं डेराइव्ड यूनिट, यूनिट्स व्हिच में डेराइव बाय फंडामेंटल और समटाइम्स सप्लीमेंट्री यूनिट्स आल्सो। फॉर एग्जांपल जैसे फोर्स है, क्या होता है फॉर्मूला, एम ए, सभी को मालूम है, एम ए, एम क्या होता है केजी, ए क्या होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फोर्स का हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डेराइव्ड यूनिट हो गया। क्या क्या यूज किया देखें, मास को यूज किया, लेंथ को यूज किया, टाइम को यूज किया माय डियर फ्रेंड्स, और वहां से हमने इसका बना लिया। अब देखें कुछ कन्वेंशंस हैं जो अडॉप्ट की जाती हैं व्हाइल राइटिंग ए यूनिट, जैसे यूनिट को लिखते हैं तो कुछ कन्वेंशंस होती हैं जो हमको इन जनरल फॉलो करनी होती है अगर हम साइंटिफिकली करेक्ट लिखना चाहते हैं। अब वो कन्वेंशन में क्या है देखें, सबसे पहला कन्वेंशन क्या है जो हम लोग फॉलो करते हैं इन जनरल, इवन इफ a unit is named after a person it should not be capital initial letter। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ अगर हमको किसी का फोर्स का यूनिट लिखना है कि भाई किसी पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, हम ऐसे नहीं लिख सकते, टेक्निकली ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग है। फिर कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 10 न्यूटन ऐसे, दिस वन इज करेक्ट एब्सोल्युटली। या किसी ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी सपोज 50 जूल है, अब देखें ये ऐसे भी नहीं लिख सकते, मींस जूल, ये भी रॉन्ग है। यहां पर आप देखें ना, न्यूटन में देखें, वैसे इंग्लिश में हमको पढ़ाया जाता है नाउन का जो पहला अल्फाबेट होता है उसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं, पर यहां पर इट्स अ डिफरेंट कन्वेंशन, डिफरेंट कन्वेंशन है। यहां पर कैपिटल एन नहीं बल्कि स्मॉल एन होगा अगर हम किसी का नाम लिख रहे हैं, किसी साइंटिस्ट का। ये जूल है, जूल में देखें कैपिटल जे नहीं लिख सकते, स्मॉल जे होना चाहिए, यहां पर स्मॉल एन हो गया। एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट होता है, एम्पियर में देखें कैपिटल ए, नो इट्स रॉन्ग, सो क्या होना चाहिए, एम्पियर में स्मॉल ए होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं जहां किसी न किसी साइंटिस्ट का नाम आएगा। अब यहां पर सिंबल में अगर हम देखें, सिंबल फॉर्म में, सिंबल मींस इनिशियल्स जैसे होते हैं, यूनिट नेम्ड आफ्टर अ पर्सन, किसी पर्सन के नाम पे अगर है तो वहां कैपिटल लिखना है, कैपिटल वहां पे लिखना है, एम्पियर है कैपिटल ए, जूल है कैपिटल जे। जैसे किसी पे 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, दिस वन इज करेक्ट, मतलब या तो आप ऐसे लिखो और या फिर ऐसे लिखो, दैट वन इज साइंटिफिकली करेक्ट है। जैसे ही आप 10 न्यूटन लिखते हैं, नाउ साइंटिफिकली ये कन्वेंशन के अगेंस्ट आता है, ये गलत हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है, सिंबल फॉर्म में जो हमको अल्फाबेट लिखना है वो कैपिटल में रहेगा, कोई इश्यू नहीं है। वॉट का कैपिटल में डब्ल्यू हो सकता है। सो यहां पर अब देखें नेक्स्ट थर्ड कन्वेंशन क्या है, सिंबल और यूनिट्स आर नॉट एक्सप्रेस्ड इन प्लूरल फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, ये इंग्लिश में होता है, इंग्लिश जब हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट, वहां पर तो होता है भाई अगर 50 मीटर है तो ये प्लूरल हुआ, मोर देन 1 मीटर प्लूरल होगा, पर हम इसको 50 मीटर को ऐसे ही लिखेंगे, उसको प्लूरल नहीं लिखा जाता है, हम उसको ऐसे नहीं लिख सकते, 50 मीटर्स ऐसे भी नहीं लिखे जा सकते, हम प्लूरल नहीं लिखते हैं फिजिक्स में। मींस 1 मीटर भी है तो भी ऐसे ही लिखेंगे और 50 मीटर है तो भी ऐसे ही लिखेंगे। सो 10 जूल है, दिस वन इज करेक्ट, बट 10 जूल्स नहीं लिख सकते, प्लूरल नहीं लिखा जाता है। थर्ड कन्वेंशन हो गया, इंटरेस्टिंग वन है, आपने शायद आपको कुछ लोगों को आपको मालूम रहा होगा। ऑल्दो मैं ये कहूं कि इसका जेई से कोई
कनेक्शन है तो ऐसा नहीं है, जेई से ऐसा कोई कनेक्शन नहीं, बट हाँ आपको एक्यूरेट करना है, इसलिए वो कन्वेंशंस को फॉलो करना होता है। आप अपने इंफॉर्मेशन को एक्यूरेट करते हैं कि भाई हाँ हमको जो मालूम है वो उसको करेक्ट किया जाए, इस तरह की मिस्टेक्स ना की जाए। जो इंग्लिश में होती है सिंपल नाउन में, ये प्लूरल में, वो यहां पर हमने फॉलो नहीं करनी है। ये थर्ड कन्वेंशन हो गया। मेरा ख्याल है इजी है, सिंपल है। स्टोरी जस्ट लाइक स्टोरी आपको अच्छा सा लग रहा होगा या अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, नॉट मोर देन वन सॉलिड इज यूज्ड, जैसे वन पॉइज इज 1 ग्राम/सेकेंड सेंटीमीटर, और देखें यहां पर ध्यान से 1 ग्राम/सेकेंड इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इसको आप ऐसे नहीं कह सकते 1 ग्राम/सेकेंड/सेंटीमीटर, इट विल बी रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना? मींस जो ऑब्लिक या स्लैश टर्म है इसको आप इस तरह से यूज नहीं कर सकते। डबल ऐसे आप लिख सकते, कितने भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर ये ध्यान रखने वाली बात है, एक है तो ठीक है, एक को तो आप लिख सकते हो, पर डबल डबल ये यूज नहीं किए, मतलब मोर देन वन यूज नहीं कर सकते। ये शायद मालूम रहा होगा आपको, या इट्स क्वाइट ऑब्वियस। नेक्स्ट पॉइंट देखें, फुल स्टॉप्स आर नॉट रिटन आफ्टर एब्रिविएशन एंड यूनिट, जैसे 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सीसी, कोई इश्यू नहीं है, कर सकते हैं हम लोग, पर ऐसे नहीं लिख सकते सी डॉट, नो, ये रॉन्ग हो जाएगा। मींस हम अगर शॉर्ट फॉर्म में या एब्रिविएशन में लिख रहे हैं तो वहां डॉट नहीं लगाना है। देखिए ये जो हम लोग इंग्लिश में हमको पढ़ाया गया है उसके अगेंस्ट है, आई नो वेरी वेल कि हाँ भाई उसके अगेंस्ट है, बट ये फिजिक्स में ऐसे ही ट्रेडिशन होता है, ऐसे ही कन्वेंशन होते हैं, इन्हीं को हमने फॉलो करना होता है। प्लूरल नहीं लिखने, हमको इंग्लिश में बताया जाता है 1 मैन या 1 वुमेन या 1 डॉग, बट 2 डॉग्स, हियर इट्स नॉट, यहां पर ऐसा नहीं है। सो इसका मीनिंग है ये 1000, डॉट नहीं यूज करने, ये क्लियर हो गया, फुल स्टॉप्स नहीं यूज करने, ये हमारा 5th कन्वेंशन था। तो ये कन्वेंशन आपको क्लियर हो गए होंगे, आई होप आप अच्छे से एंजॉय किए होंगे। अब हम लोग देखते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम्स ऑफ यूनिट में क्या क्या होते हैं? एक होता है एमकेएस या एमकेएसए सिस्टम। अब देखो ये भी आपको मालूम रहा होगा, ये भी छोटी क्लास में बताया जाता है। एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम, एम मींस मीटर के किलोग्राम सेकंड, कैपिटल ए इज एम्पियर, मीटर किलोग्राम सेकंड एम्पियर, इस टाइप से लिखते हैं। फिजिकल क्वांटिटी यूनिट एमकेएस या एमकेएस सिस्टम में देखें, फोर्स को अगर F = ma होता है, एम को क्या लिखोगे? केजी, ए क्या होता है यूनिट? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एमकेएस सिस्टम में फोर्स का हो गया। या एनर्जी का लिखना चाहते हैं, एनर्जी तो कोई भी होती है, यूनिट में पार्शियलिटी नहीं, किसी से भी बना सकते हो आप, हाफ mv स्क्वायर से बना लो, mgs से बना लो, किसी और रिजल्ट से बना लो। हाफ mv स्क्वायर से बनाए, m का kg हो गया, गॉट इट। v का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, यहां देखें आप स्क्वायर भी लग गया, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड वन पावर का बनाना है, देखें आप पावर क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम मींस केजी, m का मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब हो गया, ये पावर का हो गया। ये सब कौन से हैं? एमकेएस या एमकेएसए सिस्टम में यूनिट हम लोग देख रहे हैं। पर यहां पर ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं जहां पर आपने स्ट्रिक्टली एमकेएस या एमकेएसए को ही इस्तेमाल करना है, यूज करना है। इसके बाद हम लोग जाते हैं एसआई इंटरनेशनल सिस्टम में। देखें एसआई सिस्टम में जो ग्रेट साइंटिस्ट हैं हमारे, जिन्होंने हमारे साइंस के लिए बहुत इनोवेशंस किए हैं, बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, उनके नाम को लिखना होता है, उनके नाम को लिखना होता है एसआई सिस्टम में। देखें फिजिकल क्वांटिटी कोई लिखी हुई है, उसका यूनिट एसआई सिस्टम में लिखना है। कैसे लिखेंगे एसआई सिस्टम में उसका यूनिट? यहां पर एसआई सिस्टम का अगर हम यूज करें तो एसआई सिस्टम में फोर्स है, आप देखें हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, कैपिटल एन नहीं होगा, जब न्यूटन लिखेंगे स्मॉल एन होगा, इनिशियल्स में कैपिटल एन लिख लेते हैं। नेक्स्ट एनर्जी है जूल या कैपिटल जे में लिख लेते हैं। पावर है वॉट, कैपिटल डब्ल्यू लिख सकते हैं। यहां पर ये था हमारा एसआई सिस्टम जिसमें नेमिंग यूज करते हैं हम लोग। फोर्स का देख लिया, न्यूटन साइंटिस्ट का नाम था, सर आइजैक न्यूटन। या जूल है, ये किसी न किसी साइंटिस्ट के नेम को जहां तक पॉसिबल हो हम लोग यूज करते हैं, एज अ ऑनर आप समझ सकते हैं इसको, एसआई सिस्टम इसलिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस मीन सी मी सेंटीमीटर, जी ग्राम, एस सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ये यूज करना है। फिजिकल क्वांटिटी कोई है, फॉर एग्जांपल उसका यूनिट लिखना है सीजीएस सिस्टम में। देखें फोर्स है,
क्या होता है, एमए ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या एक और सीजीएस में यूज करते हैं डाइन। एनर्जी देखें हाफ एमवी स्क्वायर से लिखें, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अर्ग भी बोलते हैं ईआरजी, अर्ग यूनिट होता है। पावर, पावर का लिखना है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। तो ये सीजीएस हो गया, इट्स क्वाइट सिंपल, आराम से आप समझ सकते हैं। अगर कन्वर्जन की बात करें डाइन को न्यूटन में, मतलब जो हमारा एसआई यूनिट होता है, या एमके ऐसे यूनिट भी सिमिलर होता है। तो यहां पर 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। या एनर्जी को कन्वर्ट करना हो तो एनर्जी में 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है। ये कन्वर्जन हो गया। ये हमारा सीजीएस हो गया। एक सिंपल सा यूनिट और बचता है, इसके बाद में सिस्टम जो इसको हम बोलते हैं, जो यूज किया जाता है, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, एफपीएस सिस्टम। एफपीएस मींस, एफ मींस हियर फुट, ठीक है, लेंथ के लिए, पाउंड मास के लिए, सेकंड एज यूजुअल वो तो टाइम के लिए वैसे ही रहता है। तो एफपीएस सिस्टम हो गया। फॉर एग्जांपल अगर आपको देखना है फोर्स का क्या होगा, तो फोर्स का हम लोग क्या लिखते हैं, फोर्स का रिजल्ट एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए। अब एम केजी होता है, केजी का हम लोगों ने लिख लिया, इट इज पाउंड। फिर क्या होता है, अगर आप देखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर के बजाय यहां पर फीट पर सेकेंड स्क्वायर, इसको यूज कर लेते हैं एफपीएस सिस्टम में। अब देखें कुछ चीजें यूज होती हैं, जैसे जी की वैल्यू हम लोग टेक्निकली समझते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, या कभी कभी अप्रोक्सीमेटली 10 ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर अगर ये फिट में कन्वर्ट करें तो 32 आता है। ये आपको याद भी रखना चाहिए, समटाइम्स ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ बुक्स हैं जिसमें फिट वगैरह में दिए रहते हैं। सो 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये जी की वैल्यू होती है। या कुछ कन्वर्जन फिट में याद रखें, यार्ड, 1 यार्ड इज इक्वल्स टू, दिस इज 3 फीट, 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट। एक यार्ड में 3 फीट होते हैं, ये भी कन्वर्जन याद रखना चाहिए, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस कुछ मिल जाते हैं। ये चौथा सिस्टम हो गया। अब ये यूनिट के रिलेटेड हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद हम लोग हमारा चैप्टर क्या था, हमारा चैप्टर था फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशन। यूनिट वाला पार्ट जो भी उससे रिलेटेड पॉइंट्स को हम लोगों ने देख लिए। अब हम उसका डायमेंशन वाला पार्ट देखेंगे। डायमेंशन में भी ध्यान रखिएगा, हमारे पास एक है डायमेंशन टर्म, एक है डायमेंशनल फॉर्मूला। बोथ आर डिफरेंट, क्वाइट डिफरेंट, दोनों में डिफरेंस है, डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। चलिए देखें क्या डिफरेंस है दोनों में। अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ऑलमोस्ट ऑल फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ 7 फंडामेंटल यूनिट्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। जो सिंबॉलिक फॉर्म थे एम, एल, टी, थीटा, ए, आई, वो सब फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। जो मेजॉरिटी है फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग उनमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशंस का मतलब जो पावर रेज की जाती है। देखिए डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द powers to which we must be raised to the fundamental quantity represent the given physical quantity। जो पावर रेज करते हैं, दोनों में डिफरेंस है, दोनों एक ही मत समझिएगा, दोनों में डिफरेंस है। डायमेंशनल फॉर्मूला इज अ डिफरेंट थिंग, डायमेंशंस इज अ डिफरेंट थिंग, दोनों में बहुत अंतर है। उसको बी केयरफुल। नाउ जैसे हमको फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशंस लिखने हैं। देखें क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स है, एम ए यूनिट आपको मालूम है ना, उससे भी बना सकते हैं, के जी एम मास हो गया, और फिर क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए जरा, के जी को क्या लिखोगे आप, एम, मीटर लेंथ का है एल, सेकेंड स्क्वायर है, इसका मीनिंग क्या हो गया, टी, टाइम को टी से दिखाते हैं, -2 MLT -2, दिस वन इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। पर जब बात आएगी डायमेंशन की, तो डायमेंशन क्या होगा, 1, 1, -2 मींस पावर। देखें कुछ नहीं गिवन है, m की पावर 1 है, l की पावर 1 है, t की पावर -2 है। या और कोई टर्म ले लेते हैं, सपोज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ले लेते हैं, g। अब यहां पर देखें g को अगर हमने बनाना है, g के लिए तो क्या हो जाएगा, g इक्वल्स टू FR² डिवाइडेड बाई m1 m2, सिंपल सी बात है। यहां पर अब आप देखें f में एक m आएगा, दैट मींस ma देन r² डिवाइडेड बाई m1 m2। अब एक m1 कैंसिल हो सकता है, मींस m टू द पावर -1, देखें यहां से आ गया। l के लिए देखें l क्यूब हो जाएगा, l पावर 3 t टू द पावर -2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशन की बात करें, -1, 3, -2, इस तरह से
यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। सो वैसे तो देखें डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशन मोर देन 500 क्वांटिटीज हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। पर है क्या, अगर आपने सिलेबस नहीं पढ़ा है पूरा तो यहाँ पे आपको इनके फॉर्मूले रटने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, विच इज माय ओपिनियन इज नॉट करेक्ट तरीका नहीं कि आप स्टार्टिंग में ही रॉन्ग तरीके से पढ़ने लगे फिजिक्स को। सो अगर आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे चैप्टर्स को वैसे वैसे आपको अपने आप उन टर्म के बारे में पता चलेगा, उनका डेफिनेशन पता चलेगा और उनके जब फॉर्मूले पता होंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला आप तुरंत विद इन ए सेकेंड निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर यूनिवर्सल कांस्टेंट ले लिया हमने, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड नाउ वी कैन टेक सम मोर, कुछ और ले लेते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। अब प्लैंक्स कांस्टेंट का कैसे करते हैं हम लोग, प्लैंक कांस्टेंट का करते हैं E इक्वल टू एच न्यू, या न्यू के बजाय फ्रीक्वेंसी एफ से डिनोट कर सकते हैं, या E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा से कर सकते हैं। यहाँ पर H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट मींस H इक्वल्स टू E बाई एफ। अब E क्या है, एनर्जी, कोई भी एनर्जी, माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी एनर्जी हो सबका डायमेंशनल फार्मूला वही होता है। एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर से आप निकाल सकते हैं, एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, T माइनस वन, टी टू द पावर माइनस वन। सो ये फ्रीक्वेंसी का, और आप देखेंगे तो आ जाएगा ml स्क्वायर टी माइनस वन। सिंपली ऐसे ही बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का देखें, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का 3/2 kT होता है। बेसिकली ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है गैस मॉलिक्यूल की, फॉर्मूला होता है ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल 3/2 kT, where T is temperature, remember it, T is temperature and the K is simply Boltzmann constant, K Boltzmann constant, 3/2 वैल्यू है, नंबर है, इसलिए इसका डायमेंशन में कोई लेना देना नहीं। मींस K को अगर आप लिखोगे इट विल बी अगेन एनर्जी, एंड एनर्जी मतलब बिल्कुल डरने की जरूरत है, हाफ एम वी स्क्वायर से निकाल लो, एनर्जी डिवाइडेड बाय टी, टी क्या है, टेम्परेचर। सो यहां से इस टाइप से आप बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का भी डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। अब अगर आप 10th पास करके आए तो यहां पर कुछ पॉइंट ध्यान में रखिए, क्योंकि ये आपके 11th स्टैंडर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो भी टेस्ट में पूछे जाते हैं। दैट्स वाई आपको मेथड तो मालूम होना चाहिए, दैट इज मस्ट है, बट कुछ ये फॉर्मूले हैं 3/2 kT या C बाई लेमडा, H न्यू या HF, ये फॉर्मूले एक बार वो कर दीजिए, क्योंकि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट थर्मल फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में, और अगर प्लैंक कांस्टेंट देखें मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं। दैट मींस ये फिजिक्स के डिफरेंट डिफरेंट यूनिट से हैं। नाउ वी कैन टेक सम मोर फिजिकल क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आपको मालूम है, पीवी, पी प्रेशर, वी वॉल्यूम इक्वल्स टू एन नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, आर टी। सो यहां पर आप देखें एन मोल्स के लिए, यहां पर आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसका डायमेंशनल फार्मूला भी आप इसी रिजल्ट से निकाल सकते हैं। वी प्रेशर है, ध्यान रखिएगा, वी वॉल्यूम है, यहां से इसके डायमेंशंस भी निकाल सकते हैं। सो इस टाइप से देखें हम लोगों को यहाँ पर जो 300 400 क्वांटिटी हैं उनको नहीं पढ़ते जाना है कि उनके हम डायमेंशनल फार्मूलों पे लगे हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। हमको बस देख लेना है कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालते हैं किसी का डायमेंशनल फार्मूला, दैट्स ऑल। उसके बाद जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, और हाँ अगर आप 12th पास किए देन नो इश्यू, फिर तो आप जितने भी टफेस्ट से टफेस्ट होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटेंस, ये किसी का भी जो भी आपको टफ लगे वो सबका डायमेंशनल फार्मूला एक बार निकाल के चेक कर सकते हैं अपने आप में। सो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आइए देखते हैं इनके एप्लीकेशंस क्या है, आखिर हम लोग जो निकाल रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, इनके यूजेस क्या है। यूजेस में सबसे पहले देखते हैं एप्लीकेशन नंबर 1, क्या है एप्लीकेशन नंबर 1, टू एस्टैब्लिश रिजल्ट, रिजल्ट एस्टैब्लिश करना। देखें अगर हमको ऐसे गिवन है, देयर इज अ मास m मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r with the uniform speed v, मतलब यूनिफॉर्मली चल रहा है, स्पीड यूनिफॉर्म है, नॉट वेलोसिटी। इफ द फोर्स रिक्वायर्ड इज f, then establish result FMVR में रिजल्ट एस्टैब्लिश करना। अब रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए देखें यहां पर बॉल है और वो v स्पीड से सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। बॉल का मास m गिवन है, रेडियस r गिवन है, और ये फोर्स इन तीनों क्वांटिटीज पे कैसे डिपेंड करेगा, मतलब क्या रिलेशन होगा FMVR का, वो कैलकुलेट करना है। देखिए अब बहुत सारे लोग आप में से कहेंगे नहीं हमको मालूम है ये रिलेशन क्या होगा, याद है रिजल्ट क्या होगा, जिसने सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा ऑब्वियसली उसको याद होगा कि ये रिजल्ट क्या होगा, बट हमको डायमेंशनल वे से इसको एस्टैब्लिश करना है। द फैक्ट इज दैट कि हमको डायमेंशनल वे से कैसे एस्टैब्लिश करेंगे। देखिए सबसे पहले F इक्वल्स टू, लेट कांस्टेंट K है
तो m पावर x, v पावर y, r पावर z, इसका मीनिंग है v पावर y, m पावर x, r पावर z इस तरह से गिवन है। अभी k कोई कांस्टेंट है, लेट अस अज्यूम कि भाई कांस्टेंट का वैल्यू डायमेंशनल मेथड से नहीं आता है, कांस्टेंट हम बाद में इसको 1 एज्यूम कर सकते हैं, बाय एक्सपेरिमेंट लिख लेते हैं, बाय एक्सपेरिमेंट वी आर गेटिंग द वैल्यू कांस्टेंट k इक्वल्स टू 1। यहां पर अगर हम देखें दैट f इज प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर x है, तो देखें f का डायमेंशनल फार्मूला mlt माइनस 2 हो गया, m का कैपिटल M एज यूजुअल, v स्पीड का lt माइनस 1 और l हो गया रेडियस का, पावर x y z एज्यूम कर लिया। अब होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, पावर्स प्रोडक्ट में ऐड होते हैं, इसका मीनिंग है l पावर आप देखें यहां पर y है, l पावर z है, तो l पावर y प्लस z, t पावर माइनस y। अभी क्या करते हैं, दोनों को कंपेयर कर देते हैं, बोथ साइड कंपेयर कर दिया, x मिल जाएगा 1, y प्लस z 1 माइनस y इक्वल्स टू माइनस 2, यहां से सॉल्व करके हमको x y z मिल जाते हैं, एक्स वाई जेड मिल जाते हैं, मतलब हमको रिलेशन मिल जाता है, किसका रिलेशन, एम वी आर और एफ का, एंड फाइनली एम पावर 1 हो गया, वी पावर 2 हो गया, आर पावर माइनस 1 हो गया, मींस रिजल्ट एस्टैब्लिश हो गया एम वी स्क्वायर बाई आर। तो ये एक सिंपल एग्जांपल लिया हमने, सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश की कि ये किस तरह से रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं, ना कि रिजल्ट हमको याद करना है। रिजल्ट आपको याद होगा, सर्कुलर मोशन आप पढ़ोगे, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको याद होगा, आई नो वेरी वेल। सो यहां पर ये एफ एम वी आर में रिलेशन हो गया, सो एम वी स्क्वायर बाई आर वेल नोन रिलेशन है, सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखें नेक्स्ट एग्जांपल, यहां पर आप देख सकते हैं गिवन अ सिंपल पेंडुलम ऑफ स्मॉल बॉब ऑफ मास m कह सकते हैं, यहां पर इसका मास m अगर गिवन है, connected with a light string of length L, string का length L है, also given acceleration due to gravity small g है, टाइम पीरियड कैपिटल T है सिंपल पेंडुलम का, जो डिपेंड करता है, फिर से एक ऑब्जर्वेशन दिया, एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्वेशन आया कि टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब रिजल्ट एस्टैब्लिश करना है टी का। आई नो बहुत से लोग कहेंगे हाँ हमको याद है रिजल्ट, रिजल्ट नहीं इशू है, इशू है डायमेंशनल वे से रिजल्ट को एस्टैब्लिश करना। सो आइए देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर t इज प्रोपोर्शनल टू m पावर x, l पावर y, g पावर z। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट k लेके आएंगे, k की वैल्यू, डायमेंशन का ये ड्रॉबैक है कि k की वैल्यू डायमेंशन नहीं निकाल सकता, वो एक्सपेरिमेंट से आता है। सो अब सबके डायमेंशनल फॉर्मूले लिख लेते हैं। सबसे पहले m0 l0 t टू द पावर 1, ये तो टाइम पीरियड का हो गया। उसके बाद m मास है, l लेंथ है, lt माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर g का हो गया, पावर z है। यहां पर फिर से हमने उसी तरह से पावर देखा, पावर ऐड हो जाते हैं प्रोडक्ट में, l पावर y प्लस z हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, बिल्कुल सही, कंपेयर करते हैं, कंपेयर करेंगे पावर्स को, तो यहां पर x की वैल्यू 0 आ जाती है। देखें m पावर x है, बट हियर m पावर 0, x की वैल्यू 0 का मतलब क्या हुआ, पहली चीज मिल गई, पहली इंफॉर्मेशन मिल गई, टाइम पीरियड विल नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉब। बॉब के मास से कोई मतलब नहीं है, टाइम पीरियड का कोई लेना देना नहीं है। बॉब चाहे 1 ग्राम का हो या 1 केजी का हो, साइज पे डिपेंड करेगा, एयर रेजिस्टेंस अगर कंसीडर करेंगे हम लोग, पर एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। नाउ ये अगर हम एल का पावर कंपेयर करें y प्लस जेड विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0, और यहां से अगर हम कंपेयर करें तो x मिल गया, y प्लस जेड मिल गया, और सेपरेटली y इक्वल्स टू माइनस जेड है, मींस y विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस 1/2। सो यहां से z मिल जाता है माइनस 1/2, मींस t इक्वल्स टू k m पावर 0, मास से इंडिपेंडेंट आया था, y को 1/2 कर दिया, नाउ g इज माइनस 1/2। इट मींस जो हमारा बाई एक्सपेरिमेंट अगर देखें, कांस्टेंट k का वैल्यू 2 पाई आ जाता है, और सीधे सीधे टाइम पीरियड का रिजल्ट आ जाता है 2 पाई रूट ऑफ l बाई g। ये एक रिजल्ट एस्टैब्लिश हो गया सिंपल डायमेंशनल तरीके से। देखा हम लोगों ने, दो सिंपल रिजल्ट देखे, सिंपल रिजल्ट से डेराइव कर लिया हम लोगों ने, दो सिंपल टाइप के केस देखे, उससे ये सीख लिया कैसे रिजल्ट एस्टैब्लिश करना है। चलिए इसके कुछ अच्छे से एग्जांपल देखें। देखें यहां पर, इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट फोर्स F, इफ फोर्स F, एक्सेलरेशन A एंड टाइम कैपिटल T, एक्सेलरेशन को कैपिटल A से डिनोट कर रहे हैं,
time capital T are taken as a fundamental unit, then dimensional formula of energy. देखिए लैंग्वेज थोड़ी सी आपको, अगर आपने पहले इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं किए हैं, थोड़ा सा आपको अनयूजुअल लग सकती है, ठीक है, तो ध्यान से समझें लैंग्वेज को, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इन ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स फोर्स F, कैपिटल A एक्सेलरेशन, टाइम T आर फंडामेंटल यूनिट। होता क्या है फंडामेंटल यूनिट हमारे, M, L, T, A, थीटा एक्सेट्रा, वो सब होते हैं। यहां उसने कहा नहीं नहीं, चलो एज्यूम करते हैं वो नहीं है फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट यही है हमारे। अब बताना है एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। देखें ये हीट एंड ट्रायल मेथड से भी किया जा सकता है, ठीक है। हीट एंड ट्रायल का मतलब पहले सी ऑप्शन चेक करें, बी ऑप्शन चेक करें, वो कई बार उससे जल्दी हो जाता है। और अगर हम इसको प्रोसेस वाइज करें कि भाई प्रोसेस से कैसे करेंगे, तो बिल्कुल वैसे ही तरीका है, हमको FAT और एनर्जी में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर सिंपली एनर्जी डिनोटेड बाय कैपिटल E, और यहां पर E इक्वल्स टू सिंपली प्रोपोर्शनल टू F पावर X कैपिटल A पावर Y T पावर Z। बिल्कुल वैसे ही करेंगे। यहां पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, कोई कांस्टेंट आया, उस कांस्टेंट को 1 एज्यूम कर लेते हैं। इट मींस सबके डायमेंशनल फॉर्मूले लिख दिए, फोर्स का, ये हो गया एक्सेलरेशन का, ये हो गया टाइम का, और बिल्कुल उसी तरह से कंपेयर किया, हमको रिजल्ट आ गया x इक्वल्स टू 1 and -2x minus 2y plus z, and that will be equals to -2, simply x plus y equals to 2, और इनको अगर हम सिंप्लीफाई करें then we will get y equals to 1 या फिर z equals to 2, ये भी हमको मिल जाता है। और x y z मिलने के बाद देखें रिजल्ट आसानी से एस्टैब्लिश हो जाएगा। f पावर x था 1 हो गया, a पावर y था 1 हो गया, t पावर z था 2 हो गया। इसका मतलब FAT स्क्वायर, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी। सो आपने देखा ये इस तरह के क्वेश्चन मतलब करना वही है, पर सिंपल तरीके से ना देखिए, थोड़ा सा लैंग्वेज को कॉम्प्लेक्स करता है। अगर आपके सामने से ऐसे क्वेश्चन गुजर जाते हैं तो फिर आप आराम से हैंडल कर सकते हैं। सो यहां पर हम लोगों ने देख लिया। अब देखें एक नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, टू चेक द वैलिडिटी ऑफ एनी रिजल्ट, किसी रिजल्ट की वैलिडिटी, वेदर दैट रिजल्ट इज ट्रू और नॉट, वो चेक करना है। कैसे करते हैं, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी लॉ क्या होता है, देखिए सिंपल लैंग्वेज में देखें, होमोजेनिटी लॉ का मतलब कुछ नहीं है, हम यहाँ पर अपने सिंपल तरीके से उसको समझें। सिंपल तरीके से क्या है, हम जंप कर सकते हैं किसको, प्लस साइन को, माइनस साइन को, इक्वलिटी के साइन को, इनको हम जंप कर सकते हैं। मतलब ये हुआ, जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर देखें, v इक्वल टू AT, ए कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा एक्सेलरेशन नहीं है, v वेलोसिटी है, बट सो v इक्वल टू AT प्लस b अपॉन t प्लस c, ऐसे दिया है कोई। अब ये कहता है कि देखें इसी लॉ ऑफ होमोजेनिटी से ही देखें, तो क्या कहेगा, जो डायमेंशनल फॉर्मूला v का होगा, वेलोसिटी का होगा, सेम वही डायमेंशनल फॉर्मूला AT का भी होगा। इसका मतलब जब हम ऐसे लिखते हैं v का डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा वही AT का भी होगा, तो हम कहते हैं a कांस्टेंट था, a का हो जाएगा v बाई टी। अब देखें कितनी आसानी से निकला है, v का क्या होता है मीटर पर सेकेंड, LT माइनस 1, और t का क्या होता है ऑब्वियसली t, देखें a का डायमेंशनल फॉर्मूला LT माइनस 2 बन गया, आसानी से आ गया। अब देखें दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सेम यही है, फिर से हम करेंगे, जो डायमेंशनल फॉर्मूला v का होगा वही डायमेंशनल फॉर्मूला b बाई टी प्लस सी का होगा। इसका मतलब एक तो हमने ये देख लिया, फिर उसके लॉ ऑफ होमोजेनिटी के अंदर भी लॉ ऑफ होमोजेनिटी लगा सकते हैं, किसका, जो t का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही c का होगा। इसका मतलब c का भी आ गया, क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला c का, t हो जाएगा। अब C का आ गया, हम आराम से B बाई सी या B बाई टी यूज कर सकते हैं। तो ये एक आइडियल एप्लीकेशन हो गया, किसका, लॉ ऑफ होमोजेनिटी का। सो हम लोगों ने ये देख लिया, लॉ ऑफ होमोजेनिटी यूज किया, लॉ ऑफ होमोजेनिटी यूज करने के बाद A का कैलकुलेट कर लिया, देन C का तो बड़े आराम से आ गया। इसके बाद v इक्वल्स टू बी बाई टी ले लिया, b इक्वल टू वी टी हो गया, v का डायमेंशनल फॉर्मूला LT माइनस 1, t का कैपिटल T मींस L हो गया। देखें लॉ ऑफ होमोजेनिटी यूज किया, ए बी सी के बड़े आराम से डायमेंशनल फॉर्मूले आ गए। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लें, अच्छा पॉपुलर एग्जांपल है, वॉन्डरवॉल इक्वेशन आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो हम लोग आगे देखेंगे वॉन्डरवॉल इक्वेशन के बारे में। सो यहां पर देखें क्या गिवन है, P प्रेशर प्लस A बाई वी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में है,
देन दूसरे ब्रैकेट में V माइनस बी, एंड दिस इज ऑल इक्वल टू RT। A और B कांस्टेंट है, और हमको क्या कह रहा है क्वेश्चन में, T टेम्परेचर V वॉल्यूम है, दैट्स ओके, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A एंड B विल बी, ए और बी के डायमेंशनल फॉर्मूले कैलकुलेट करने। कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सिंपली हम लोग लॉ ऑफ होमोजेनिटी को यूज करेंगे। क्या कहेगा लॉ ऑफ होमोजेनिटी, सबसे पहले जो डायमेंशनल फॉर्मूला पी प्रेशर का होगा वही डायमेंशनल फॉर्मूला ए बाई वी स्क्वायर का होगा। देखिए प्लस साइन है ना उसके दोनों तरफ, उनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होंगे। और जो डायमेंशनल फॉर्मूला वी वॉल्यूम का होगा वही डायमेंशनल फॉर्मूला बी का होगा, कांस्टेंट बी का। वी वॉल्यूम था, देखें बी का तो ऐसे ही आ गया। क्या होगा भाई, वॉल्यूम का क्या होता है, वॉल्यूम देखें लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, मतलब एल क्यूब। बी का तो ऐसे ही मिल गया। ए का कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा ध्यान लगा देते हैं, पीवी स्क्वायर, हालांकि शॉर्टकट में लिखना है पीवी वर्क डन होता है एनर्जी, उससे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर का, वॉल्यूम का हमने डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लिया, और ये आ गया ए का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, बी का एल क्यूब आ गया। आराम से सिंप्लीफाई हो गया क्वेश्चन, ए और बी दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले आ गए लॉ ऑफ होमोजेनिटी यूज करके। पॉपुलर क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सारी बुक्स में दिया रहता है। सो अब आपको लॉ ऑफ होमोजेनिटी का एप्लीकेशन आई थिंक अच्छे से ग्रैप हो गया होगा, अच्छे से आपने उसको पकड़ लिया होगा कि लॉ ऑफ होमोजेनिटी कैसे यूज करते हैं। लॉ ऑफ होमोजेनिटी क्या है स्टेटमेंट, उसके ऊपर नहीं जाना है, हमको वो समझना है कि यार कैसे लगाना है लॉ ऑफ होमोजेनिटी। तो फ्रेंड्स बस केयरफुली लॉ ऑफ होमोजेनिटी इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। दो ही एप्लीकेशन हम लोगों ने अब तक देखे, एक टू रिजल्ट एस्टैब्लिश करना है, कोई भी रिजल्ट एस्टैब्लिश करना हो, और दूसरा था लॉ ऑफ होमोजेनिटी। आइए देखते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन, डायमेंशनलेस क्वांटिटीज और फंक्शन। देखें कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता या कोई डायमेंशन नहीं होता है। सो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज हैविंग यूनिट बट डायमेंशनलेस क्या हो सकते हैं, एंगल है, यूनिट होता है रेडियन एंगल का, बट डायमेंशन नहीं होता। सिमिलरली अगर हम देखें यहां पर, सो आप इसका रेडियन या डिग्री यूनिट यूज कर सकते हैं, स्टेरेडियन इसका सॉलिड एंगल होगा तो होता है। उस कंडीशन में इनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। इसके बाद अगर हम देखें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन हो, कॉस हो, टेन, कॉट, सेक, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, वो क्या होते हैं, दे आर ऑल्सो डायमेंशनलेस, वो डायमेंशनलेस होते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें क्वांटिटीज जिनके पास कोई डायमेंशन नहीं होता है, वो होते हैं जिनके पास यूनिट भी नहीं होता है। ऐसी क्वांटिटीज देखें तो स्ट्रेन तीन टाइप का होता है। अगर आप देखें तो तीन टाइप में, एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है जिसमें लेंथ में चेंज और इनिशियल लेंथ का रेशियो, एरिया के लिए होता है एरिया में चेंज अपॉन इनिशियल एरिया, या वॉल्यूम में चेंज अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। इसका भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, ना ही कोई यूनिट होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई ना तो डायमेंशनल फॉर्मूला है और ना ही कोई उसका यूनिट है। सो रेनॉल्ड नंबर, रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी, इनका भी सेम, नो डायमेंशनल फॉर्मूला, नो यूनिट। सो ये कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनका नहीं होता है। आइए इसके बाद देखते हैं डायमेंशनलेस मैथमेटिकल फंक्शंस। इसका मतलब जो मैथ्स में यूज करते हैं फंक्शन, एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथमिक है, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हम लोगों ने पहले ही देख लिए। सो यहां पर लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, log x बेस ई में है या log x बेस 10 में, नो डायमेंशन, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, याद रखिएगा, दे आर डायमेंशनलेस। e टू द पावर x है, a टू द पावर x है, एक्सपोनेंशियल टर्म है, वो भी डायमेंशनलेस होगा। अब जरा इसका एप्लीकेशन देखना जरूरी है, तब आपको ये बात समझ में आएगी कि भाई डायमेंशनलेस तो होते हैं पर उनका एप्लीकेशन क्या है। देखें, इफ p प्रेशर है इक्वल्स टू RT बाई V माइनस बी, और एक्सपोनेंशियल e पावर गिवन है माइनस अल्फा v बाई RT, कह रहा है डायमेंशनल फॉर्मूला अल्फा का क्या होगा। अब ये सीधे सीधे उसी कॉन्सेप्ट पे है। देखें, हमको e टू द पावर अल्फा v बाई RT है, अब ये तो मालूम है कि ये यहां पर डायमेंशनलेस होगा। सो e की पावर में जो भी दिया है ये डायमेंशनलेस होगा, नो डाउट। अब इसका मीनिंग है डायमेंशनलेस, अगर हम लिख रहे हैं e पावर माइनस अल्फा v बाई RT। अब अगर ये डायमेंशनलेस है, इसका मतलब ये सब आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल, तभी तो कैंसिल होगा। अल्फा v शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, RT। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू देखो तो RT बाई v आ गया। फॉर 1 मोल ऑफ गैस PV इक्वल्स टू nRT लिख सकते हैं।
तो यहां पर अल्फा आ जाएगा, पीवी बाई वी कैंसिल हो गया, और अगर 1 मोल ऑफ गैस के लिए देखें तो पी आ गया, मतलब अल्फा का डायमेंशनल फार्मूला वही होगा जो पी का होगा। इट मींस करेक्ट आंसर मिल गया ए। देख लिया हम लोगों ने, बड़े सिंपल तरीके से आ गया, इसमें कोई ऐसा टफ नहीं था, सिंपल ही आ गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल इसी का। सपोज f इक्वल्स टू सी ई टू द पावर माइनस के आर बाई आर स्क्वायर ऐसे गिवन है। न्यूक्लियर फोर्स के लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। यहां पर c या k का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना हो, c कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है। देखिए फिर से वही कॉन्सेप्ट डायमेंशनलेस वाला लगेगा। सबसे पहला काम है f इक्वल्स टू सी ई पावर माइनस के आर बाई आर स्क्वायर। c देखें ये तो डायमेंशनलेस हो गया, इसको तो हम हटा देते हैं, तो अल्टीमेटली बचा क्या, f इक्वल टू सी बाई आर स्क्वायर। c क्या हो गया, f इंटू आर स्क्वायर, ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया c का। जब हम k का लिखना है तो e टू द पावर माइनस के आर डायमेंशनलेस है। अब अगर ये डायमेंशनलेस है तो k और r एक दूसरे से इनवर्स होने चाहिए। r क्या होता है, रेडियस है, लेंथ है। इट मींस क्या होगा उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, l टू द पावर माइनस 1। देखें आप c का भी मिल गया, k का भी मिल गया, सारे डायमेंशनल फॉर्मूले मिल गए। सो ये एक मेथड होता है, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं ये, जो इस चैप्टर में आते हैं, जिनमें हमको कोई मैथमेटिकल टर्म यूज होता है और हमको डायमेंशन लेस बना के उससे उसका डायमेंशन कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने यूनिट एंड डायमेंशन के बिल्कुल डिटेल में सारे एप्लीकेशन देख लिए, सारे कॉन्सेप्ट्स देख लिए, आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होंगे, आई एम श्योर। सो दिस इज एंड ऑफ डे 1, और जो हमारा पहला चैप्टर है मैकेनिक्स का, दैट इज यूनिट्स एंड डायमेंशन।